सो ओके दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई प्लीज़ कंफर्म करके बताइए मुझे। अरे भाई, कोई सुन पा रहे हो? राहुल, रश्मि, रीना? Yes, sir. Your voice is audible. ओके फाइन, इट्स ग्रेट। नाउ सो इन द लास्ट क्लास अपन ने बात की थी कि गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, गवर्नमेंट का कैसे फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद में अपन ने और भी चर्चा की थी कि भाई साहब गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द services which are provided by the government of the state or the center through the various government agencies across the country, right? So now today we are going to talk about the fourth chapter that you might have read of, I think नहीं किया तो चलो अपन पढ़ते हैं आज। इसके बारे में आपने जैसा टाइटल है, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा। गोइंग अप गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में अपन बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी और इक्वालिटी की बात करेंगे। सारे लोग पहले तो अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। सारे लोग माइक ऑफ कर दीजिए। गार्गी और गैलेक्सी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए क्योंकि आपकी साउंड आएगी इधर से तो क्लियर वॉइस नहीं रहेगी मेरी। अपना माइक ऑफ कर लेना। जैसे कि आप थोड़ा वेट कर लेते, लोग आ रहे हैं। 2 सेकंड 2 मिनट और वेट कर लेते हैं अपन, लोग आ रहे हैं, उनको आ जाने दीजिए।
चलिए अपन शुरू करते हैं, बाकी तो आप लोग आते रहेंगे. Anyway, so today we are going to talk about the fourth chapter. You might have read about it, और नहीं पढ़ा तो आज हम पढ़ेंगे. Today we are going to talk about the gender inequality और equality के बारे में बात करें कि भाई लड़का और लड़की में कैसी भिन्नता होती है as per the angle of the society के according गर्ल्स और बॉयज को किस तरह से देखा जाता है और जेंडर इनइक्वालिटी कैसी अपने सोसाइटी में टेक प्लेस होती है, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, एज कि अपन एस बी आर सीरीज चला रहे हैं और ये 7th क्लास की NCERT है. 6th क्लास को ऑलरेडी मैंने फिनिश कर चुका हूँ. अगर आपने क्लासेस नहीं लिए तो प्लीज़ आप जाइए और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई होगी तो आप प्लीज़ वहाँ पे वॉच कर लीजिए. देन आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. खैर, सो बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर, let us discuss one question. That question is about national commission for human, कि ह्यूमन के लिए एक नेशनल कमीशन होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आया था. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एबल टू स्ट्रेटेजाइज and tackle the problems of the women face at both public or private sphere, given or give reasons in the support of your answer. So here we have to talk about the national commission for the women और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को टैकल किए जो महिलाएं प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, राइट. सो अपने को 250 वर्ड्स में अपने को ये क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है. हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में पढ़ सकते हैं. सो अगर ये आने वाला चैप्टर को अपन ने ठीक से समझा और पढ़ा तो इस प्रश्न का आंसर आप और मैं, हम सब लोग आसानी से लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. ऑलराइट. सो अपन चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट. सो प्लीज बी अटेंटिव सो दैट वी विल बी इन अ पोजीशन टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट. सो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द डाइवर्स कंट्री, आपको पता होना चाहिए और पता है. सो कई तरह के लोग पाए जाते हैं, आपको पता है. कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, और डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस द कंट्री, एंड सो डाइवर्सिटी होती है. एंड वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का अपन ने पढ़ा है चैप्टर 1 और 2 चैप्टर अपन ने पढ़ा है क्लास की 6th क्लास की NCERT में. और अपन ने किस तरह से टैकल किया था और उससे अपन ने ये जानने की कोशिश की थी कि भाई साहब डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के होते हैं. कुछ लोग कुछ यूनिकनेस और स्पेशल चाइल्ड और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी के पार्ट होते हैं, लेकिन उनके साथ भी भेदभाव होता है. सो डिस्क्रिमिनेशन की भी अपन ने बात की थी वहाँ पर. तो सिमिलरली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेंडर इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल, राइट. सो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में जो प्रश्न अपने डिस्कस किया उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो देखिए दोस्तों, पहले मुझे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने दीजिए. ओके फाइन. या सो देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में क्या होता है कि भाई मेल कैंडिडेट रहता है, उसको ज़्यादा हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है. मेल कैंडिडेट हमेशा डोमिनेट करता है सोसाइटी में, राइट. आप एग्जांपल देख लीजिए, आपके आउटसाइड में भी या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पर हमेशा मेल कैंडिडेट होता है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. फॉर एग्जांपल, किसी एग्जाम की तैयारी करना है, लेट्स से IAS की तैयारी करना है, पापा बोलेगा बेटा जा, बेटा मेरा IAS बनेगा. व्हाट अबाउट गर्ल के वाले में ठीक है, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लेगी, ये कम हो जाएगा, राइट. सो कहने का मतलब ये है कि हमेशा मेल कैंडिडेट जो रहता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, आपने देखा ही होगा. सो ये चीज़ किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना सोसाइटी, आज हम वो डिस्कस करेंगे. उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या विमेन हमेशा इस तरह की डिस्क्रिमिनेट सहती रहती है, या फिर उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं तो कौन से लिए, और उस स्टेप्स लिए गए उसके थ्रू जो कमीशन बनाई या फिर रिपोर्ट बनाई है, या फिर कोई भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वगैरह है, या फिर कोई भी एजेंसी है जो कि विमेन के लिए काम करती है, विमेन के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, विमेन के लिए स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको इम्प्लीमेंट करवाती है एट द ग्राउंड लेवल. सो कौन कौन सी एजेंसीज वगैरह है वो अपन डिस्कस करेंगे, राइट.
एनीवे आवाज आ रही ना सब लोगों को? प्लीज से यस और नो सो दैट आई कैन गेट क्लियरिटी। आ रही ना आवाज भाई साहब? बता दीजिए कोई भी। Yes, sir. ओके फाइन या सो Yes, sir. ओके थैंक यू। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ सो अपन बात कर लेते हैं कि भाई बॉयज़ को हमेशा हमेशा क्या होती है भाई ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है राइट। और जो विमेन की वैल्यू होती है ना वो बहुत ही कम रहती है। नो काम में भी बहुत कम रहती है राइट। अगर कोई भी विमेन अगर कोई काम कर रही है, लेट से एक्स काम कर रही है, वाई काम कर रही है और बॉय कर रहा है तो बॉय को लगा रहे वाह मेरा बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। ये मेंटालिटी शुरू से ही होती है। तो ये मेंटालिटी बहुत सारी एमएनसी कंपनीज होती है राइट। एमएनसी कंपनी आपके कंपनीज होती है उसके बारे में आपने सुना होगा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह होती है राइट। एक से देश एक या एक से अधिक देशों में जिनका व्यापार चलता है उसमें भी अगर जॉब करते हैं तो वहाँ भी अगर कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करती है कोई कंपनी तो वहाँ पर इतनी प्रेफरेंस नहीं जाती है। बोलते कि मेल कैंडिडेट होता है वो ज़्यादा काम करता है तो उसको वेज ज़्यादा देना चाहिए इन द सेंस की सैलरी वगैरह ज़्यादा देना चाहिए। खैर इम्प्रूवमेंट ये चीज़ों में आया धीरे धीरे और अपने को काम करने की आवश्यकता है। विल डिस्कस लेटर राइट। तो हम आज कोशिश करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि भाई इनइक्वालिटी किस तरह से जो काम रहता है विमेन और मेन का उसमें इनइक्वालिटी किस तरह से इमर्ज होती है राइट। सो देखिए ये एक 1920 की बात है। एक आइलैंड है छोटा सा सामोन आइलैंड करके। ये आर द पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ द स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है वहाँ एक ही छोटा सा वहाँ का एक छोटा सा बच्चा है क्लास 6-7 का राइट है। यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है। होता क्या है एक स्टडी हुई थी कहाँ पर वहाँ पर इस आइलैंड की अपन बात कर रहे हैं। सो 1920 की बात है उन्होंने एक रिसर्च किया था राइट है। सो वहाँ की जो सोसाइटी होती है और चिल्ड्रन होते हैं वो स्कूल जाते ही नहीं है। दे डोंट गो टू द स्कूल राइट एंड दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। वो ऐसे ही सीख लेते हैं। इस शुरुआत की अपन बात करते हैं ना कि वैदिक पीरियड में और अर्ली वैदिक पीरियड में जो भी ज्ञान वगैरह दिया जाता था सारी चीज़ होती थी वो मुख्य होती मतलब इन द सेंस की परंपरागत चलती थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ ओरली सुनाता था। ओरली कोई लिखित चीज़ें तो होती नहीं थी तो बस मैंने बोल दिया मेरी नेक्स्ट जनरेशन है उसने सुन लिया या फिर मेरे पिताजी ने बोल दिया मैंने सुन लिया फिर मैं नेक्स्ट जनरेशन को दूंगा राइट। सही क्या ओरली एजुकेशन हुआ करता था। पहले पेन कॉपी ये वो सारी चीज़ होती नहीं थी जिस तरह से आज अपन पढ़ रहे हैं इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी राइट है। सो इस तरह से वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। द लर्न मेनी थिंग्स होती है बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसी सीखते थे वो विदाउट गोइंग टू स्कूल राइट। एंड डू हाउस होल्ड जो वर्क होता है राइट है फ्रॉम ऑल्डर चिल्ड्रन एंड जो बड़े बच्चे रहते हैं उनसे क्या करते हैं जो हाउस का काम होता है काम धाम जो भी होता है वो सीख लेते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं उनसे ये चीज़ सीख लिया करते थे वो राइट। जो फिशिंग होती है मछली पकड़ना वहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी वहाँ पर इस आइलैंड राइट। सो ये बंदा बच्चे छोटा सा बच्चा है ये सारी स्किल्स वगैरह मछली वगैरह कैसे पकड़ना और जो जो आइलैंड के ऊपर और आसपास के रहने वाले जितने भी लोग रहते थे जो जो काम करते थे वो आके बच्चों को ये चीज़ें सिखा दिया करते थे राइट। एंड बट दे लर्न दीज थिंग्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल का बच्चा है उसको मछली पकड़ना सिखा दिया। अरे इट्स इम्पॉसिबल दो इट्स काइंड ऑफ पॉसिबल बट वी कांट से कि भाई 5 साल का बच्चा वो सारी चीज़ सीख जाएगा। तो एक स्टेज होती है कि भाई ठीक 2 साल की एज है आपकी हम आपको कुछ नई चीज़ सिखा देते हैं फिर 3 साल के हुए फिर कुछ दूसरी नई चीज़ फिर 5 साल के हुए लेट से आपको भाई IAS की तैयारी करना है आपको NCERT या कुछ पढ़ा देते हैं खैर एनीवे साल में क्या NC पढ़ेगा NCERT पढ़ेगा बच्चा बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होने लगी। सो चलिए थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश कर रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा हमेशा देखो ये कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं ये चुटकी चुटकी सी बालिकाएं हैं स्कूल जा रही है राइट। सो देखिए मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश आपको पता होना चाहिए वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अपने भारत देश का एक राज्य है मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में आता है। सो
वंदे भारत है, वहाँ पर क्या होता है, चलो अपन कोशिश करते हैं समझने। वहाँ पर ये होता है कि द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम इन द अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द स्मॉल टाउन इन द मध्य प्रदेश इन 1960s की बात है, 1960 की बात है, मतलब हमको आज़ादी मिल चुकी थी, ठीक है। और 1962 मतलब हमारा चाणक्य के युद्ध होने की कगार पे था, राइट है। तो ये कंडीशन थी 1960 की, अपन बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं भाई साहब, मध्य प्रदेश की बात करी, छोटा सा गाँव है। और अपन ने पहले से ही देखिए, आपने अगर पिछली क्लास अटेंड की हो तो आपको पता चला होगा कि भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स होती है वो हमेशा स्कूल जाती है ना, वो सेपरेट जाती है, या फिर बॉयज़ अगर गर्ल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए स्कूल है तो बॉयज़ इधर बैठते हैं, गर्ल्स इधर बैठती है, राइट। तो हमेशा वो सेपरेट रहते हैं, कभी भी बहुत ही रेयर केस होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग होती है, राइट है। मैं भी स्कूल गया, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ काफ़ी दिन तक, तो भाई हमेशा एक लाइन में बैठते थे, ये हमारे इधर एरिया होता था, ये लड़कियों का एरिया होता था, राइट। पता नहीं क्यों क्यों होता था, चलिए अपन को डिस्कस करने की कोशिश करते। खैर कॉलेज में आप जाते तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपकी इच्छा हो जहाँ बैठो, आप बॉयज़ के साथ बैठो या गर्ल्स के साथ बैठो, वट एवर वेन एवर यू वॉन्ट, जहाँ भी आप चाहते हैं, वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन सीट, एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। सो द गर्ल्स स्कूल वाज यू नो और हमेशा जो गर्ल्स का स्कूल भी होता है ना, आप स्पेशल गर्ल के लिए स्कूल वगैरह डिज़ाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक डिफरेंट तरह का होता है, कि बॉयज़ और गर्ल्स जो रिक्वायरमेंट होती है उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके स्कूल की भी डिज़ाइनिंग भी की जाती है, राइट है। एंड दे हैड ए सेंट्रल आउट यार्ड वेयर दे प्लेड द टोटल सोल्यूशन करके, राइट है। मतलब ये सोल्यूशन क्या मतलब होता है, नहीं अकेला, यूनिक, नॉट यूनिक का मतलब लोनली, अकेला, अकेला बंदा ये लड़की, ठीक है, खुद नहीं वहाँ पे, या सो एंड सेफ्टी फ्रॉम दी आउटसाइड द वर्ल्ड। आपने देखा होगा अगर एक गर्ल्स स्कूल है तो भाई एक स्कूल रहता है, इसके आसपास चार तरफ बाउंड्री रहती है, और फिर यहाँ पे एक ग्राउंड वगैरह रहता है, यहीं पे लड़की खाती पीती है, हॉस्टल भी होगा तो वहीं पे ही खाएगी पिएगी रहेगी सोएगी, जो भी काम करेगी, पढ़ाई लिखाई मजा वजा जो भी करना वहीं करेगी। मतलब इस कैंपस के बाहर उनकी जाने के लिए कोई अनुमति नहीं है, अगर अनुमति ले जाना है बाहर तो अनुमति लेना पड़ता है, जो भी डायरेक्टर या फिर वार्डन सर हुआ करते हैं उनसे, राइट है। तो सेम सिचुएशन 1960s की बात है, ये मध्य प्रदेश के टाउन में, वहाँ की बात अपन कर रहे हैं, सेम सिचुएशन वहाँ पर भी क्रिएट होती है, राइट है। क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है गर्ल्स के लिए फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, राइट है। देयर आर मेनी केसेस यू माइट हैव heard or read about the cases regarding the girls, or I don't need to tell you, you might अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए, हैदराबाद वाला केस है, हाथरस वाला केस है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। So that is why, that is one of the reasons, that is one of the reasons, I'm not telling this is the only main reason, ये एक मेन रीज़न नहीं है, एक उन सब रीजन में से एक कारण है कि इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कमिंग टू द पॉइंट, द बॉयज़ स्कूल नो सच, इस तरह कोई कोर्टयार्ड नहीं होता है, प्लेग्राउंड भी जस्ट बहुत बड़ा होगा एकदम ना, स्कूल से अटैच्ड होगा। गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन द ग्रुप, आपने देखा होगा, देखिए लड़कियां रहती हैं हमेशा ग्रुप में रहती है, लड़के तो पता नहीं ऐसे ही घूमते रहते हैं अकेला, लेकिन लड़कियां हमेशा ग्रुप में रहती है। देखो ये देखो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ना। Perhaps because they are also scared or carried fears of being teased or attacked, उनको लगता है कि कुछ छेड़ेंगे, या फिर उनको फील होता है, डर लगता है कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो हमेशा ग्रुप में ही चलती है, राइट है। और भी साइकोलॉजिकल थिंग हो सकती है ना, और भी कुछ नीड हो सकती है जो गर्ल एक दूसरी गर्ल की इमोशनल थिंग्स, साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको समझ सकती है अच्छे से, राइट। सो इसलिए वो सब ग्रुप में ही चलती है, राइट, एज पर दी एनसीईआरटी। बाकी आप लोग और भी अच्छे से समझ सकते हो। सो हमने ये रियलाइज़ किया भाई साहब कि देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना, लेट मी टेक पेन, सो वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अपन ने अभी उदाहरण लिया कि भाई साहब गर्ल के लिए अलग हॉस्टल होता है और स्कूल होता है, और बॉयज़ के लिए अलग होता है, राइट। सो एक जो डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है ना, अपन स्कूल में ही वो बना देते हैं कि भैया गर्ल्स बैठेगी और बॉयज़ बैठेंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन कौन क्रिएट करते थे? अब स्कूल किसने बनाया? हमने तो बनाया, हमने इन द सेंस वी हैव इलेक्टेड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड रिप्रेजेंटेटिव आर इन द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट डिजाइन दिस थ्रू
गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया तो किसने बनाया? हमने तो बनवाया भाई साहब, हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं। सो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, अपने को रियलाइज हुआ कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हम खुद क्रिएट करते हैं। दिस बीइंग्स फ्रॉम ए वेरी यंग एज, राइट। जब आप बच्चे रहते हो 2 साल के, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं गर्ल चाइल्ड हूँ या बॉय चाइल्ड हूँ। 3 4 5 साल के आते फिर आपको धीरे 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 रियलाइज होता, नहीं करवाया जाता सोसाइटी के द्वारा। अरे आप लड़की हो, आप ऐसे रहो, अरे आप लड़के हो, लड़के रोते थोड़ी हैं, भले उसको रोना आता हो बेचारे को, उसको फूट फूट को रोना हो, फिर भी नहीं नहीं लड़कियों तुम बहादुर है, तुम क्या करोगे, तुम लड़कियों की तरह रोते नहीं है। ये डायलॉग हमेशा हमेशा सुनते हैं सोसाइटी के द्वारा, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप थिंकिंग, and we already did already stereotype thinking, right, and prejudice mind. So these types of thing create basically distinction between the boy and girl. So being from a very young age से पता चल जाता आपको। एग्जाम्पल आपने देखा डिफरेंट, आपको देखा टॉय होते हैं जो खेलने के लिए, वो भी अलग अलग तरह के देते हैं। अगर लड़की है तो एकदम डॉल ला के देंगे क्यूट सी, और लड़का है तो कुछ स्टैंडर्ड वाला ला के देंगे, कुछ ट्रैक्टर ला के देंगे, ट्रक ला के देंगे, एरोप्लेन, मतलब कुछ भी थोड़ा सा हेवी वाला, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बस ये लड़का ही चला सकता है, लड़की नहीं चला सकती है। एंड बॉयज़ यूजुअली गिव कार वगैरह है, बुलडोजर दे दी, कोई ट्रक ला दिया। ट्रक मतलब ना महंगा लेके नहीं आया, मतलब 45 लाख का नहीं, 10 20 जो भी 100 200 500 का जितना क्या देता है वाला टॉय वाला। विद गर्ल्स एंड डॉल, ये डॉल वगैरह दे देते हैं गर्ल को, बट बोथ कैन हैव लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। अब ये बताओ, अगर कोई लड़की है 5 साल की, बताओ छोटी सी बालिका है, अगर उसको कार दोगे तो क्या वो उसके साथ नहीं खेलेगी? खेलेगी भाई। आपने ढोल दिया तो उसके साथ में नहीं खेलेगी। इंजॉयमेंट तो दोनों के लिए बराबर, दोनों से बराबर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कार देंगे तो ज़्यादा इंजॉयमेंट डॉल नहीं देंगे, नहीं, ये अपन क्रिएट करते हैं कि भाई नहीं डॉल देना चाहिए, तो फिर लड़की को भी ऐसा लगना पड़ता है क्या नहीं, मैं तो डॉल ही मेरे लिए आना चाहिए, एंड डॉल इज सुटेबल फॉर मी। एंड सिमिलरली बॉयज आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई सब सही बोल रहे हो, मेरे लिए हमेशा कार आना चाहिए, एक थोड़ा सा लग्जरी कार आना चाहिए, BMW आना चाहिए, चाइना की भी। खैर, सो ये चीज़ होती है जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है बॉय को एंड गर्ल को। वाई आर गर्ल्स हैव गिवन डॉल्स एंड बॉयज, बॉयज को कार क्यों देते हैं और लड़कियों क्यों देते हैं? टॉयज बिकम ए वे ऑफ द टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे विल बिकम मैन एंड वुमेन। बताओ, अब ये टॉय किसने ला के दिया? अगर आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, आप ही ला के दोगे ना खिलौने तो। सो बताओ, डिस्क्रिमिनेशन का जो एहसास, रियलाइजेशन है, सबसे पहले किसने करा? You are the person, sir. You are the person who made him realize that yes, you are the two person. You are the member of one family, but you are the two person, and you will have different future ahead, right? So who is the culprit man, not boy or girl? जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को सामने लाता है, दैट इज द पर्सन हु इज द मेन कल्प्रिट। So if we think about it, and the difference is created in the smallest and most everyday thing, हमेशा ही होता है भाई साहब, ये छोटा सा है, लेकिन छोटी चीज़ ही तो भाई साहब आगे जाकर बहुत बड़ी होती है। आज अपने NCERT से शुरू किया पढ़ना, आने वाले 2 3 4 5 महीने में हो सकता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हों, हम पॉलिटिकल साइंस की थीरीज पढ़ रहे हों, प्लेटो, मैकियावेली, अरिस्टोटल ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, अम्बेडकर ने क्या कहा, वेस्टर्न पॉलिटिकल, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, राइट, फिलोसॉफिकल बातें करेंगे अपन, राइट। थियरी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी किस लोगों ने दी है, उनका क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया में क्या रिलेवेंस है, राइट। सो ये चीज़ हमें कब समझ में आएगी? जब हम ये हमारा फाउंडेशन क्रिएट होगा। तो ये क्या है, इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें आपको, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये छोटे छोटे टॉय वगैरह देखे ना, अपन उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आप बॉय हो, आप गर्ल हो, आपका फ्यूचर है। सो यू आर द पर्सन जो कि कल्प्रिट है, और हमेशा होता है, एवरी डे करते हैं सर, एवरी डे। अब अपने फैमिली में देख लीजिए, अपनी दैट्स वो बोलते हैं ना कि ये सत्य है, कड़ू सत्य है, कटु सत्य, कड़ू नहीं, कटु सत्य है कि भाई हाँ, ये चीज़ होती है अपनी सोसाइटी में, राइट। So it's harsh reality, and that should be accepted. Yes, it is. Now we also talk about the solution, but later. So how girls must raise
देखिए ये सही बताया जाता है कि लड़कियों को ड्रेस क्या पहनना चाहिए। अरे भाई कपड़ा तो कपड़ा का है। जीन्स वगैरह पहले पहनती थी क्या लड़की? नहीं, वो तो मॉडर्न एरा में अपन ने एंटर किया तो आजकल गर्ल्स वगैरह वो भी आराम से टी शर्ट या फिर जो भी जीन्स वगैरह पहनती है। तो बॉयज़ के लिए अलाउ होता था कि भाई बॉयज़ पहनो। अभी भी मोर देन 70% लोग हैं वो रूरल में रहते हैं, वहाँ पर एक यूजुअल चीज़ नहीं होती जीन्स वगैरह पहनना, वहाँ की अलाउ नहीं है। So that is kind of stereotype thinking even today in the rural area. And not only rural area, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो अर्बन एरिया में भी होता है। हमने बात की थी ना, आपको याद हो तो, क्या मैट्रिमोनियल अलायंस बोला था हमारी लड़की 5 फुट 6 इंच की है, ये एकदम बिल्कुल सफ़ेद है, सफ़ेद नस्ल हो रही है, उसकी हाइट इतनी है, उसके लिए लड़का चाहिए, बेटे होना चाहिए फ्रॉम दिस कलर एंड दैट। ये क्या है? ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसको बोलते हैं न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई चैट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर सॉरी आई हैव टू गो, तो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू मे लीव, आपकी विश, आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। सो what is the thing? Let me take pen. सो व्हाट गेम बॉयज़ वगैरह प्ले करते हैं, और ये सारी चीज़ होती, छोटी छोटी चीज़ें होती है, यही डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं अपन। और ये चीज़ अब उनको एहसास कराते थे कि भाई बॉय हो आप कर लो, राइट है। एंड ऑल दीज एंड दीज एंड all these are ways of telling children that they have a specific role to play when they grown up to be a man and woman। अब बताओ, तुम कल को IAS बनोगे, आपको अभी से ही बताते हैं कि भाई लड़का ही IAS बनेगा। अब बताओ लड़की, वो तो कभी सोच ही नहीं पाएगी कि भाई मैं भी IAS बन सकती हूँ, राइट। उनको ये एहसास कराते हैं कि भाई आप सिर्फ इसी काम के लिए बने हो, खाना बनाने के लिए बने हो, बस यही करो, IAS के बारे में सोचो बेटा। सो दैट इज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप। लेटर इन द लाइफ दे अफेक्ट। देखिए ये चीज़ अगर होती है ना तो उनका पूरा फ्यूचर होता है ना, पूरा एकदम बहुत प्रभावित होता है। ना तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगी, ना तो वो अपना करियर ठीक से चूज कर पाएगी। इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो कोई लड़की लेती ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, इंजीनियरिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। तो उनको पहले से उनके दिमाग में ये कचरा पहले से ही भर दिया जाता है। तो बेचारी वो कभी सोचते ही नहीं है। मतलब वो जो लड़के होते हैं बहुत सारे होता है, हम कर लेंगे, भले उनको कुछ ना हो, गधे हो एक नंबर के। खैर, इंक्लूडिंग आर ऑन एंड द रोल ऑफ मेन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। मैंने आपको जिससे शुरू में बताया था कि भाई जो भी काम करती है लड़के और लड़के, उनके काम को वैल्यू नहीं देते हैं। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। सेम स्टेटस देते ही है भाई साहब, ठीक है। आपने कभी देखा है कोई लड़की है या फिर कोई वीमन है अपने घर की और अपने लेट से की कोई बेड है उसके ऊपर कोई बैठते हुए देखा? बहुत ही रेयर केस होगा सर। अगर घर का मेल कैंडिडेट वहाँ की जगह तो वो खटिया जो भी रहेगी, चारपाई रहेगी, उसके ऊपर कभी बैठेगी नहीं। सो बताओ ये कहाँ पर एक सेम स्टेटस है? नहीं, डिफ्रेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया? सो दिस इज द काइंड ऑफ चीज़ होती है जो कि हम जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो वीडियो ऑफ वर्क की अपन कर रहे थे, तो देखिए दोस्तों, जो वर्क की बात करते हैं वो यूनिक नहीं है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिली अक्रॉस द वर्ल्ड। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क है, केयरिंग टास्क हो गया, घर का काम है, किचन का काम है, फैमिली का काम है, स्पेशली चिल्ड्रन का काम है, एल्डर मेंबर है, कोई बीमार हो गया है, ठीक है। ये सारा सारा का काम किसके ऊपर बोझ सौंपा जाता है? महिला के ऊपर, कि खाना महिला बनाएगी। अरे भाई लड़के हो कि आपका खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होती है, हार्श रियलिटी है, राइट। येट वी हैव सीन, हम देखते हैं फिर भी, दैट वीमेन डू विद इन द होमवर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज। फिर भी हम क्या बोलते हैं, भाई लड़का सुबह से निकला, शाम को जॉब करता है, अपनी वाइफ को बोलता है अरे यार तुम तो नहीं घर पे थी, क्या किया आपने दिन भर? कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो बनाती हो। अरे भाई 2 वक्त की रोटी बना के आप देख लो, पता चल जाएगा कितना काम होता है। क्यों? क्योंकि हम रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वर्क डन बाय द वीमेन, राइट है। इतना ईजी नहीं होता भाई फैमिली को चलाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ करना, राइट। फैमिली चलाना नहीं कि कंपनी को मैनेज करना। अगर आप फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो ना, तो एक मेन सी कंपनी को भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। स्टेटमेंट कहा जाता है सो मेनी टाइम्स बाय द नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन। सो इट्स नॉट ईजी टास्क, बट वी रिकॉग्नाइज नहीं करते हमेशा यार।
सो वी शुड रिकग्नाइज, हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, राइट। एंड हम ये हमेशा प्रिज्यूम कर लेते हैं ये भाई ये वीमन को नेचुरली आता है। अरे भाई वीमन भी तो एक ह्यूमन ही है, राइट है, वो कोई सुपरमैन तो है ही नहीं कि भाई उसको सब एक एनर्जी आ गई है वो सारा काम कर लेगी, नहीं। इट इज़ देयर फॉर, और इसलिए ये होता है भाई साहब, वी डोंट अच्छे से उनको अपन पैसे वैसे पे नहीं करते हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम भी किया कुछ किया इतना पैसे करते ही नहीं है। और सोसाइटी सोसाइटी तो बोलती है, सोसाइटी सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी तो बोलती है कि अरे भाई साहब ठीक है ये महिला है, ठीक है उन्होंने काम किया, रिकॉग्नाइज नहीं करती, मतलब उनको डिग्निटी उनको चाहिए, डिग्निटी भी नहीं देती। प्लीज़ किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। अब देखिए अपन एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो देखिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, राइट, जिससे खाना बनाने के लिए मेड वगैरह आती है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। या लॉट ऑफ वर्क डन बाय दी, एक एग्जांपल दे रखा था, मतलब डोमेस्टिक वर्कर वगैरह होते हैं वो जो घर में बाई वगैरह जिसे कहते हैं खाना बनाने के लिए डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं। अब दिल्ली में जाइए बहुत सारे महिला वगैरह आती है, वो स्टूडेंट के यहाँ, हमारे यहाँ भी आती थी एक दीदी खाना बनाने के लिए, राइट। सो उनको इतना पे नहीं मिलता है, राइट। मैं पर्सनली हमने पूछा था भाई कितना पैसे चाहिए, तो कभी वो आते शुरू शुरू में जब रहता था हमारे तब बोलते थे 1,000 रुपये पड़ना था। बताओ 1,000 रुपये में उनका क्या गुजारा होगा, राइट। 1,000 रुपये में क्या होता है, 1,000 रुपये में तो एक पिज्ज़ा भी नहीं आता ठीक से, आप जाओगे तो 1,500-2,000 का बिल आ जाएगा, राइट। फिर 1,500 या 2,000 रुपये पर मंथ मिलता है। अब जाओ 2,000 रुपये में आपको 2-3 टाइम का खाना, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, और इसके बीच में हमारे दोस्त वगैरह आ गए, पार्टी शार्टी कुछ होगी, उस दिन कुछ एक्स्ट्रा हो गया, राइट। और संडे को भी कभी छुट्टी देती है या नहीं देती है, राइट। लेकिन देखिए आप काम तो वो इतना कर रही है, लेकिन इतना रिकग्निशन कहाँ मिल रहा है उसको, बताओ। 2,000 रुपये में क्या होता है महीने का। और कोई अगर तुम बॉय हो अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको 2,000 रुपये तो पर डे का मिलेगा। अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो 17,000 रुपये आपको महीने का मिलता है, 50,000 रुपये। सो जो काम तो वही करती, बस ये कि अनस्किल्ड है, इसलिए यहाँ की जगह उनको इतनी वेज नहीं मिलता है। सिमिलरली बात ये कि महिला है, एक सोसाइटी में स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि महिला का तो काम है एक नेचुरली है, और खाना कितने लोगों को बना सकती है। सो वी शुड नॉट, हमें करना चाहिए कि उनको फेयर वो देना चाहिए। फिर वी वर नॉट इन पोजिशन कि भाई हम भी चलो इतना मिलते हैं, तो वी वर ऑल्सो स्टूडेंट। सो मेनी चीज़ होती है होम में, पर्टिकुलर इन द टाउन इन सिटीज़। एम्प्लॉय जो अपन करते हैं डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, राइट। एंड बहुत सारा काम करती है वो, साफ सफाई करती है, वॉशिंग कपड़े वपड़े धोती है, खाना बनाती है, ठीक है, आपके बच्चों का भी ध्यान रखती है, बूढ़ों का भी ध्यान रखती है। एंड हमेशा देखो आपने जो डोमेस्टिक वर्कर होती है ना वो महिला ही होती है, बॉयज़ या गर्ल्स वगैरह नहीं होती है, सॉरी बॉयज़ नहीं होते हैं, गर्ल्स हमेशा होती है। सो और अपन इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स वो भी उनको एम्प्लॉय किया जाता है, ऐसा नहीं कि अ, सिर्फ महिला ही होती है, बॉयज़ भी होते हैं। और वेज की अपन बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि बहुत ही कम होता है, राइट। और इतना उनको वैल्यू, क्योंकि उनकी काम की इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं दी जाती है, राइट। और वो उनका काम होता है ना बहुत ही बहुत ही जल्दी शुरू होता है, कभी 5 बजे 6 बजे आते हैं वो, 12-1 बजे तक काम करते रहते हैं। मैंने जैसे बताया आपको पार्टी शार्टी है तो 12-1 बजे तक चले, तो खाना बनाती है बेचारी, 11 बजे तक बना के निकल जाती है। सो डिस्पाइट दी हार्ड वर्क होने के बावजूद भी, राइट, जो उनको चीज़ मिलना चाहिए ना, रिस्पेक्ट और डिग्निटी और वैल्यू, वो इतनी नहीं मिल पाती है इन टर्म्स ऑफ द मनी और इन टर्म्स ऑफ द डिग्निटी women की, or as a human being also. In fact, what we commonly term as house work actually involve many different tasks. अपन बोल रहे थे कि ठीक है काम एक ही गांव में, सॉरी घर में तो एक ही तो काम है, खाना बनाना मिल गया, नहीं, वैसा बहुत सारे काम होते हैं। आप घर एक के देखिए पता चल जाएगा, राइट है। और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें अपने को फिजिकली भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, मेंटली भी होना पड़ता है, राइट है। रूरल एरिया, अब किसी का माइक चल रहा है, प्लीज़ आप ऑफ कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कैन यू स्विच ऑफ योर माइक और म्यूट कर दीजिए प्लीज़। एंड गर्ल्स के लिए पानी वानी का आपने देखा, गांव में देखते हैं तो आज भी जहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ की जगह महिला अपने सर के ऊपर घड़ा रख के लाती है, या फिर कोई भी एक वेसल होगा, बर्तन होगा, वो पानी से भरा हुआ वो रख के लाएगी। लकड़ी वगैरह नहीं है तो जंगल में जाएगी, लकड़ी लेके आएगी, राइट। ये किसका काम है, ये हाउस के तो काम है भाई साहब। अब बताओ बॉय हो आप, चाहिए आप लेके आओ, पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर चलो, 25 किलो का भारी बर्तन आपके दिमाग सर के ऊपर रख के चलो, पता चल जाएगा, आपकी नस हो जाएगी दिमाग की। खैर,
टास्क जो वॉशिंग क्लोथ वगैरह धोना है, क्लीन करना, ये सारी चीज़ करना। और बहुत सारे आपने सिटी में भी देखा होगा कि फिर महिलाएं क्लीन वगैरह करती है सुबह सुबह 5 6 7 बजे इतने ठंड में, राइट। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो महिलाएं करती है, राइट। कुकिंग वगैरह होती है, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर। खाना इतना आसान नहीं होता है। एक तवा होता है, एक गर्म सा तवा उसके सामने खड़ के रहो, 5 मिनट अगर किचन में जाओगे तो एकदम खांसते हुए तो बाहर निकल के आओगे आप। लेकिन ये काम महिला करती रहती है, खाना बनाती रहती है, ठीक है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। एंड द वर्क वीमन डू ये होती है फिजिकली, इस सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि भाई सब बस दिमागी लगता है, फिजिकली भी बहुत चीज़ें रहती है, राइट। एंड वर्क दैट वी नॉर्मल society associate with them. Another aspect of the housework caring giving that we do not recognize is that it is a very time consuming. और हम बोलते हैं कि अरे सिंपल तो काम है, बहुत टाइम लगता है ऐसा। इनफैक्ट वी आर ऑफ द हाउस वर्क और वर्क की हम बात करते हैं डू आउटसाइड द होम। कुछ लोग होते हैं और कुछ काम होता है उसमें से हम ऐड करते हैं कि हाँ महिला ने काम करके आया, कोई महिला जॉब कर रही है बाहर कंपनी में काम करे तो बोले ठीक है बाहर भी काम करे। लेकिन जो महिला लेट से एग्रीकल्चर में काम कर रही है, अगर एग्रीकल्चर में काम कर रही है और वो एग्रीकल्चर में भी काम करके आएगी और शाम को खाना भी बनाएगी, तो अपन क्या है, जो एग्रीकल्चर वाला काम है ना, सॉरी खाना ये वाला काम है ना, इसको तो अपन रिकॉग्नाइज करते ही नहीं। अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, मेन की, अरे भाई मेन ने काम किया, भाई ह्यूमन ने भी तो काम किया, वो भी तो खेत में गई वहाँ पे उसने कुछ कुछ काम किया। नहीं, वी डोंट रिकॉग्नाइज when we are not ready to accept it कि भाई घर का काम भी उन्होंने किया, ठीक है। So how we can recognize that she did work in the field? So that's the shared reality. Anyway, we find the women and spend much more time working than men and women. बहुत सारा काम होती है काम। देखो आपके फैमिली में देखिए, आपकी मम्मी है ना, हमेशा काम करती रहती है। इधर का काम कुछ नहीं है तो किचन में कुछ डब्बे रखे उन्हीं को क्लीन करके फिर वापस रखना। कोई काम नहीं है तो आप ही के चद्दर वद्दर पढ़ते रहते हो, आप अपनी गंदी चद्दर तो उसी को साफ करवाते हो। चलो मेरी बेटी पढ़ रही, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, गंदा हो गया, चलो मैं उसके कपड़े धो देती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ करते रहती है। पापा, हाँ बेटा पैसे की जरूरत है, ठीक हो गया, अच्छा बस हो गया काम, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना वो नहीं रहता है लगाओ, ठीक है। वी डू लव फादर एंड मदर, बहुत पेरेंट को बंद करते हैं, बट जो मदर का अफेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, हमेशा हमेशा इंक्लिनेशन होता है। 24 घंटे आपकी केयर करते रहते हैं। वैसे आपकी एग्जाम आएगी तो आपके लिए दूध वगैरह जो भी सारी चीज़ें कमिटेड होती है, चलो ठीक है मेरा बच्चा मेरी लड़की या लड़का पढ़ेगा IAS बनेगा, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूँगी और करती रहूँगी। एनीवे, पर हम इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, फिर भी बोलते कह रहे ठीक है मामा, कुछ नहीं ऐसा चलता है, पापा है। तो वी शुड रिस्पेक्ट द वर्क डन बाय द women, क्योंकि वो हमेशा ही आपकी केयर करती है। अब बात करते हैं थोड़ी इक्वालिटी के और वुमेन के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए भाई साहब, अपन ने अभी देखा कि विमेन के काम से हमेशा लो वैल्यू अटैच्ड रहती है, चाहे वो हाउस होल्ड की अपन ने बात की, राइट है, और केयर गिविंग वर्क वगैरह जो भी होती है, ठीक है। एंड इज नॉट इन इंडिविजुअल और द फैमिली मैटर। अब ये देखिए इंडिविजुअल लेवल की भी नहीं है और फैमिली मैटर की भी नहीं है, ये आगे की भी पार्ट है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द मेन। शुरू शुरू में अपन ने बात किया कि फैमिली से ही शुरुआत होती है, लेकिन दोस्तों ये फैमिली तक ही सीमित रहकर नहीं रह जाती है ये बात और भी आगे तक जाती है। एंड इट देयरफॉर हैज टू बी टेकन थ्रू द एक्शन, नॉट जस्ट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसलिए भाई साहब हमको एक्शन लेने की आवश्यकता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए जिससे कि ये चीज़ होती है जितनी अभी तक अपने डिस्कस की है उसको सप्रेस कर सकें। We should be in a position and we should have such an action so that we can take immediately and we can curtail or curb the exploitation of the women, right? और ये एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, वैसा हमको एक होलिस्टिक प्रोग्राम और होलिस्टिक एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, चाहिए इस सिस्टम का पार्ट बन चुकी है। तो इसलिए हमको इंडिविजुअल लेवल पे तो काम करना ही है इसके ऊपर, साथ ही साथ हमको एक गवर्नमेंट लेवल पे भी हमको एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी करना चाहिए, जिससे कि कोई भी चीज़ इस तरीके होती है उसको हम कर्टेल कर सकें, राइट। आर यू लिसनिंग? आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? देखो जूम ऐप पे ले रहा हूँ, इसमें पता नहीं चलता है कि आप लोग है या नहीं, तो इसलिए आप Yes. हाँ सुन रहे हो ना? देखिए so we were talking about, so as we know that equality is an important principle of our constitution। अपन ने बात की थी भाई इक्वालिटी के बारे में, बात की थी, आपको याद होगा अपने
प्रीवियस चैप्टर में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक F5 फंडामेंटल राइट इक्वालिटी वाइज सब लोग बराबर होंगे, whether it is a women or men or LGBT or whatever you be, जो भी हो. The Constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. The person cannot be discriminated on the basis of the caste, sex, place of birth or religion or सारी 4-5 चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट. सो जेंडर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये हमारा भारत का संविधान कह रहा है, राइट. सो इन द रियलिटी, लेकिन अपन रियलिटी की अगर बात करते हैं तो इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट. मेन और जो फीमेल है उसके बीच में वैसा फीमेल उसके बीच में रियलिटी में डिफरेंस है, बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस है वैसा. अपन एग्जांपल देकर अभी बात की. एंड द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी दिस सिचुएशन. गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट की इस बात को और वो जानती भी है और उसने कमिटमेंट भी किया कि भाई साहब हम इस चीज़ को गहराई से समझते हैं और इसके लिए हमने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए ताकि हम महिलाओं को एक इक्वालिटी का स्टेटस वो दिला पाएँ. फॉर एग्जाम्पल क्या किया, रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड द हाउस वर्क फॉल ऑन वीमेन एंड गर्ल्स. ये एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा जिसके थ्रू ये पता चलता है कि भाई हम महिलाओं को ही बोलते हैं कि भाई घर का काम करना या फिर केयर करना बच्चों की सिर्फ महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भाई बच्चा महिला का ही है, सिर्फ दोनों का है ना. अरे आप पेरेंट्स है, आपका चाइल्ड है तो दोनों का है ना, एक का तो है नहीं. सो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. वाई ओनली वीमेन शुड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. दिस आर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये एक छोटा सा पिक्चर एक छोटा सा गांव का है, चिल्ड्रन या आंगनबाड़ी का है, ठीक है. एक विलेज है मध्य प्रदेश का. आपने देखा होगा एक कच्चा सा घर है, ठीक है. यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगे हैं, यहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं ताकि कुछ आशा वर्कर वगैरह होंगे, ठीक है. ये चीज़ें होती रहती है. बच्चों को खाना वाना देना, पढ़ाना, कुछ ये मैम आई होगी पास है, कुछ खिलौना वगैरह दिखा रही है, इंटरटेन कर रही है उनको, एजुकेशन की वो लेके आ रही है, राइट. सब बॉयज़ एंड गर्ल्स वगैरह सब यहाँ पे दिख रहे हो साथ बैठ के. तो इससे क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, व्हेन वी टेक बर्थ, हम बर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं ना, उस समय हम एक नेचुरली पैदा होते हैं और अपने को पता ही नहीं रहता है भाई साहब कि किन सोसाइटी में आप जन्म लिए हो, किस कास्ट में आप बर्थ लिए हो, किस देश में आप लिए हो. आप बाउंड लेस इमोशनल लेस तरह से चीज़ें होती है. लेकिन ये सारी चीज़ धीरे 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 आपको अटैच्ड होती रहती है. जैसे जैसे आप ग्रोन अप होते हो, जैसे जैसे आप बढ़ते हो, इसके बाद ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बनाती रहती है, राइट. आप देखिए यहाँ पे एक छोटी जगह सारे बच्चे बैठे हैं, बताओ आपको दिख रहा है कि कुछ बॉयज़ अलग बैठे हैं, गर्ल्स नहीं सर. दिस द काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू अचीव, इक्वालिटी इन सोसाइटी, जहाँ पर सारे लोग बराबर हैं. वेदर यू आर बॉय और गर्ल, इट डजंट मैटर, इट शुडंट बी मैटर. So this naturally has an impact whether girl can uh, on whether girl can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and cares and they can have. The government has set आंगनबाड़ी child care center. आंगनबाड़ी में अधिकतर आपने देखा होगा कि महिला ही जॉब करती है, महिला ही होना चाहिए. तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ positive step or affirmative action by the government in order to what? Just it, in order to सो ये एक पॉजिटिव स्टेप है. किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. देखिए भाई साहब, यदि महिला है विमन है, अगर वो आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी में तो वैसा क्या होगा, उसको वेज मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी, उसको एक रिस्पेक्ट मिलेगी. बहुत सारे बच्चे होंगे वहाँ भी, छोटी छोटी बच्ची बालिकाएं होंगी. सो अगर विमन है, इस पोजीशन में है, तो वो जो चीज़ ये विमन ने फेस की है वो शायद यहाँ पे ये बच्चे इनको ना फेस करने देगी और उनको इस तरह की चीज़ें बताएगी, इस तरह की क्वालिटी का महसूस कराएगी, ताकि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब अपने जैसे हो जाएंगे, जब अच्छी चीज़ एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ, राइट. There should be any position that we are human being, right? And there should not be any discrimination. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, राइट. तो हमेशा आप देखिए गांव में अधिकतर मोस्ट ऑफ द पीपल, आप देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट में यही होता है कि विमन ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, आशा, राइट.
सो एग्जाम में आता है तो प्लीज़ आप राइट कीजिए कि स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन राइट दिस पॉइंट्स कि आंगनबाड़ी और इस तरह की जॉब वगैरह सारी चीज़ें। And the government has set up, आंगनबाड़ी की अपन ने बात की, चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह होती है सेवरल विलेज में, राइट, इन द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट द मोर देन 30 वीमेंस एम्प्लॉय टू प्रोवाइड क्रेच कर फैसिलिटी वगैरह होती है ना, बच्चे को जाते हैं भाई ठीक है, कोई महिला काम करती है और वो जॉब पे जाती है कंपनी में, तो भाई साहब उसका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं मान लीजिए, एक छोटा सा, तो वो अपनी अपनी जगह एक चाइल्ड केयर करने वाला एक घर होते हैं, वहाँ छोड़ के चले जाओ, सुबह 8-10 बजे जब भी जॉब पे जाती है वो, फिर 5 बजे आती है, तो इस सेंटर पे जाओ वापस अपने बच्चों को घर पे। तो इसमें क्या होना चाहिए, 30% जो महिला है वो यहाँ पर इम्प्लॉय होना चाहिए, राइट। दिस प्रोविजन फॉर दिस एंड हेल्प वीमेन टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट आउटसाइड द होम, ठीक है, तो उनको एक घर में काम करते रहती है, उसके अलावा आउटसाइड दी होम उनको एम्प्लॉयमेंट, and it makes possible to more girls to attend the school। और इसलिए इसके क्या होता है भाई साहब, बहुत सारी लड़कियां हैं वो स्कूल जा सकती है। भाई इससे कैसे स्कूल जा सकती है, भाई इससे स्कूल ऐसे जा सकती है कि सपोज मानिए जो ये महिला है काम करती है, ये लेडी है, ये काम करती है, ये कोई कंपनी में काम करती है, लेट्स से कि इसके 3 बच्चे 2 बच्चे हैं, एक छोटा है लेट्स से कि 2 साल का है और एक लड़के की 7 साल का, ये 7 साल की लड़की है तो स्कूल जा सकती है, लेकिन शी इज़ नॉट गोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल या दिस बॉय, इसके कारण नहीं जा रही, क्यों, क्योंकि इसको रखना है भाई, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये मम्मा तो जॉब पे जाएगी। लेकिन यदि ये बच्चे को इस सेंटर में डाल देंगे कि भाई सुबह चले जाओ, 10 बजे छोड़ कर जाओ, 5 बजे वापस ले आओ, तो ये बच्चा फ्री हो जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और ये फिर स्कूल जा सकता है, राइट। इट्स द काइंड ऑफ सिस्टम। कुछ ये सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ अवेयरनेस, आइडेंटिटी इज सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वन हू इज, आपकी आइडेंटिटी आपको पता चलती है जब आप सोसाइटी में आते होते हैं कि भाई साहब मैं क्या हूँ, सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली आपको खुद को पता चलता है कि सोसाइटी ने ये नॉर्म्स बना रखा है भाई साहब, ठीक है, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, वाई रिलीजन हो, आप जैन लाभ लाभ, ये सारी चीज़ें होती है। एंड पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल कैसे एक व्यक्ति हो, आप एक व्यक्ति हो लेकिन बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है, कैसे आप गर्ल हो सकते हो, आप सिस्टर हो सकते हो, आप म्यूजिशियन हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप IAS ऑफिसर हो सकते हो, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हो सकते हो, आप राइटर हो सकते हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, लेकिन एक ही पर्सन, लेकिन ये सारी की सारी आइडेंटिटी आपसे अटैच, राइट। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड भी होता है, ठीक है। डबल बर्डन का मतलब क्या होता है भाई साहब, डबल बर्डन का मतलब क्या होता है, डबल बर्डन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक महिला है वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम करती है और होम में भी काम करती है, तो ये डबल काम हुआ कि नहीं सर, इट इज़ द काइंड ऑफ डबल बर्डन, राइट, बट वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट सेट रियलिटी and this term is commonly used for describe the women's work situation। मैंने बताया ना महिला काम करती है सिचुएशन को दर्शाती है। सो वेन एवर यू वांट टू राइट, जब भी आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा तो GS में जब भी लिखना पड़े महिला से रिलेटेड, यूज वर्ड डबल के साथ, डबल बर्डन आप जैसे यूज़ करेंगे ना, एग्जामिनर है ना समझ जाएगा इस बंदे ने एनसीईआरटी पढ़ी है और पता है इसका मतलब क्या है। आपको ये इतना बड़ा ना, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिखिए कि वीमन सफरिंग फ्रॉम द डबल बर्डन, दैट सेट, समझ आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर इतना सारी लाइन लिखो बड़ी बड़ी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि भाई साहब वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए PSC में अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा हो तो उसकी नेगेटिव मार्क। इज दैट अंडरस्टूड। ये लास्ट में ये आपको इसलिए दिखाता हूँ कि ये वर्ड आप अच्छे से लिखिए। अब केयर गिविंग, इसका मतलब क्या होता है, रेफर रेंज ऑफ द टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर द nurturing and besides the physical task, and they also involve strong emotional aspect। जब लड़की या जब मदर अपने बच्चों का ध्यान रखती है तो इमोशनल कितना अटैचमेंट रहता है, वो मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा है, मेरा सोना है, मेरा बाबू है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। कहते कि प्यार एक इमोशनल रहता है, अटैचमेंट रहता है अपने बच्चे के साथ, ठीक है, उसके साथ मौज मस्ती एकदम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आप वर्ड यूज़ किए कर सकते हो डायरेक्ट कि केयर गिविंग, राइट, दैट्स द राइट थिंग। डी वैल्यू, अब ये मत लीजिए कि मैन एंड वीमेन बोथ आर वर्किंग इन अ कंपनी और इन मल्टीनेशनल कंपनी, बट
women is not getting the respect or values as compared to men. इतना बड़ा स्टेटमेंट मत लिखिए सर, आधा आधा पेज भर जाएगा जितना मैंने लिखा। आप सिर्फ लिखिए डिवेल्यूड। The work of men is devalued, and the work of you know the work of the women is not recognized. So devalued work. सिंपल सेंटेंस लिखिए, सिंपल बात लिखिए, सिंपल शब्द में लिखिए, शशि थरूर की इंग्लिश मत लिखिए, बहुत हाई फाई हिंदी में मत लिखिए। इतनी अच्छी बात लिखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो 3 इडियट की तरह आप वो भी मत बनिए। क्या नाम था उनका? आमिर खान। क्या नाम, क्या चाहते थे? तो सिंपल भाषा में कहिए, लेकिन इतनी सिंपल भाषा में मत कहना कि सामने वाला समझ ना पाए। खैर, तो इसका मतलब तो ये भाई साहब ये है कि भाई काम कम करो, इसका मतलब ये है, फिर आप इसको रीड है। दिस एंड ऑफ द टॉपिक। इससे संबंधित अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी कैन डिस्कस दी क्वेश्चन। So please read this question एक बार। एक सेकंड, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। रीड कीजिए, एक मिनट आप लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अपन कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एनीवे, कोई बता सकता है कैसे प्रोसीड करें? इंट्रोडक्शन अपन किस तरह से लिखें? एनीवन, कोई भी आप में से बताने की अगर इच्छा रखता है, रखती है, तो प्लीज़ कोई भी। अमृता, कार्की, गैलेक्सी टुको, रश्मि एंड इस दैट, जो भी है, विशाखा, कोई भी बताना चाहे तो। नो वन, कोई नहीं बताना चाहेगा? हेलो सर, मैं हाँ बिल्कुल बताइए, बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं आपको। सर मतलब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, मतलब सक्षम है पर सर पूरी तरह से आई थिंक नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। जी, तो अपन शुरू, हाँ जी, अपन शुरू कैसे कर सकते हैं? क्या लिखना चाहिए आपको इंट्रोडक्शन? आपको पता है, देखिए 3 चीज़ होती है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, और एक बॉडी पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, और एक बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, हाँ, एक बॉडी पार्ट होता है और एक होता है कंक्लूजन, राइट? तो बताइए क्या लिखना चाहिए आपको इंट्रोडक्शन में? ऐसा इंट्रोडक्शन दो कि एकदम इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जिससे कहा जाता है ना। तो बताओ क्या लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन? कुछ क्लू देना चाहे तो आप कुछ? नो, एनीवे चलिए। ऐसे मतलब इंट्रोडक्शन अगर हम जैसे कराएंगे तो मतलब जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो कुछ कारणों में हम देख सकते हैं कि वो मतलब जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो निजी है और चाहे वो सार्वजनिक है, तो वो कुछ लेवल तक तो वो हैंडल कर सकती है। लेकिन सर हमारा समाज जैसे पुरुष प्रधान है, तो हर चीज में या तो पॉलिटिक्स आ जाता है, या फिर हमारे घर के ही मेंबर ऐसे होते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या फिर उनका दमन करते हैं घर के अंदर ही, या फिर मैन ईगो सामने आता है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, लेकिन मुझे इसमें ये बताइए कि जो अपना नेशनल कमीशन है वुमेन के लिए, सो वो टैकल करने में इस काम को, जो आप बता रहे हो ये सारी कमियां को टैकल करने में कहीं असफल रहा है, और रहा है तो कहाँ पे, या फिर कुछ काम किया तो ऐसा क्या काम किया कि वुमेन की जो डिग्निटी है वो और भी थोड़ी इंक्रीज होगी? जी सर, हाँ मतलब सफल भी रहा है। जैसे मतलब महिलाओं की जैसे घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ,
जैसे कि हम वहाँ पे काफ़ी सारा इन लोगों का सपोर्ट रहा है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिला है। लेकिन सर जहाँ पे थोड़ा सार्वजनिक आ जाता है, वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाता है सर, जैसे कि मतलब जैसे पॉलिटिक्स प्रेशर और जैसे मतलब मेंस ईगो के भाई ऐसे नहीं कर सकते, या फिर मतलब 100% नहीं कर कह सकते कि सर महिला आयोग 100% है। Okay, fine, Amrita. So now we discuss, right, what we can write. मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देता हूँ, फिर इसके बाद में आप अच्छे से लिख सकते हैं और आप ग्रुप में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को मैं देख पाऊँ। तो आप लिखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप एक ही क्वेश्चन ही लिखना है, शुरुआत कीजिए। शुरू में आप कहते हैं ना कि भाई अगर दौड़ना है तो आपको धीरे धीरे दौड़ते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आपको चलना सिखा सकता हूँ, लेकिन यदि आपको धावक बनना है, मतलब एक रनर, धावक रनर होता है, हुसैन बोल्ट बनना है, तो आपको भाई खुद दौड़ना पड़ेगा। तो अगर दौड़ना है तो आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आगे से शुरू करना है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट वी कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए दोस्तों, अपन ये लिख सकते हैं। पहले तो आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। किसके बारे में? देखो, लास्ट टाइम अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद जो लोग लास्ट क्लास में थे, कि भाई क्वेश्चन को एक तरह से तोड़ने की कोशिश करो, डिवाइड करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में और क्या पूछना चाहते हो और कीवर्ड्स क्या क्या है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई कीवर्ड्स क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, कीवर्ड्स आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में पहचानना है और उसको एकदम अंडरलाइन कर लेना। उससे पता चलेगा कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन को, इसकी जो एक डिमांड है, डिमांड, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, उसको मुझे एकदम अटैक करना, हिट करना है। सो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के बारे में बात की है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फिर दूसरी बात है, उन्होंने क्या बोला, स्टेटाइज के बारे में बात की, टेकल द प्रॉब्लम वन फेस एट दी कौन सी प्लेस की बात की है उन्होंने? एक तो दोनों की बात की है, कौन कौन सी दोनों? एक तो पब्लिक प्लेस की बात की और प्राइवेट स्पेयर दोनों की जगह बात की, ठीक है। सो बोल रहे कि क्या भाई, जो अपना क्या महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो उन समस्याओं का सामना करने में और निपटने में क्या समक्ष है जो महिला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सामना करती है, राइट। तो सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र, दो हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या अपने पास? तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राइट। सो 3 पॉइंट में अपने डिवाइड कर लिया। एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, मतलब एक पब्लिक वाला और प्राइवेट स्फीयर वाला। सो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब लास्ट पोर्शन है, लास्ट जो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लेते, पॉजिटिव स्टैंड लेते हो तो आप सपोर्ट कीजिए। नेगेटिव अगर कोई बात कह रहे हो कि भाई नेशनल कमीशन ने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया था, आप डेटा वगैरह दीजिए। अगर किया तो बताइए कि भाई साहब क्या क्या है, ठीक है। सो सब्सटेंशिएट करो आपने आंसर को, राइट। एग्जांपल के थ्रू आप बताने की कोशिश करो कि सर मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड डेटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, लाइक नीति आयोग से द्वारा दिया गया, और फिर विमेन के द्वारा दिया गया, और फिर या फिर कोई भी एक रिपोर्ट वगैरह की गई है, या फिर चाइल्ड विमेन जो भी अपना मिनिस्ट्री है, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट करके है, या फिर मिनिस्ट्री वगैरह है, उसके द्वारा कोई डेटा वगैरह दिया है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कोई डेटा रिलीज किया जिसमें बताया कि भाई विमेन की उपस्थिति 20% है, एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ मैं। तो ये सारे पॉइंट आप लिखो, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिएट करना, मतलब अपनी बात को एकदम व्यवस्थित तरीके से, ठोस तरीके से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखना, ताकि उसको लगे कि ये व्यक्ति और या महिला या पुरुष जो भी है आंसर लिख रहा है वो एकदम हवाबाजी नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा है, इस बंदे को या बंदी को पता है, राइट है। सो इसका मतलब ये है। कमिंग टू द point here is that we have to talk about the national commission for the women first. So आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW कब फॉर्म हुआ था? इन 1992 में। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब क्या है भाई साहब? ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, राइट। 2015 की बात हो रही है, मतलब मुझे क्वेश्चन आया था इसकी बात। अब देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। थोड़ा सा अपन ने ये बता दिया, देखिए अब बताइए इसका एक दो चीज आप बता दो, दो तीन चीज अगर बता दो कि भाई साहब ये करता क्या है कमीशन, तभी तो आप बताओगे कि भाई साहब ये टैकल जो प्रॉब्लम थी वगैरह थी, इसको ठीक से टैकल नहीं कर पाई, राइट। तो इसका क्या काम है भाई साहब? इसका काम भाई साहब ये है कि भाई साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दे रखे हैं, ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ पॉइंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे रखे हैं। लेट्स से पहला पॉइंट, ऐसा फंक्शन हेडिंग वगैरह मत डालना, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ये लिख देना और एक और लाइन लिख देना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है,
कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, संवैधानिक जो सेफ गार्ड हैं, जो सेफ गार्ड वगैरह जो भी है, ठीक है, और रिकमेंडेशन वगैरह होती है, ठीक है, रिकमेंडेशन बाय वीमेन के लिए, और क्या हो सकती होती है, और जो फैसिलिटिंग रिड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह होती है, मतलब कि भाई साहब महिला से संबंधित कोई केस है तो अगर उनके ग्रीवेंसेस वगैरह देना है, कोई रेमेडी वगैरह देना, कोई उपचार वगैरह देना चाहिए, तो रेमेडी की अपन बात करते हैं, रेमेडीज, उपचार जिसे बोलते हैं, रेमेडीज, राइट है। तो रेमेडीज की अपन बात करते हैं, उपचार की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा, राइट है। और जो गवर्नमेंट होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है उसको ये अपना जो कमीशन है अपना NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, वो रिकमेंड करता है कि भाई साहब वीमेन के लिए ये पॉलिसीज बनाइए, राइट। सो ये एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, दीज आर दी प्राइमरी रीजन, राइट। अपने को इंट्रोडक्शन में इन 3-4 चीज लिखना है। क्या लिखना भाई साहब? लिखना अपने को ये कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राइट, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कब हुआ था ये? 1992 में, और बाय द पार्लियामेंट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दैट इज व्हाई इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड दिस बॉडी टेक केयर, और काम करती है, क्या काम करती है? इन चीजों का ध्यान रखती है। किन चीजों का? कि द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द वीमेन, उनका रिव्यू करती है, उनका ध्यान रखती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सारी चीजें महिलाओं के लिए वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरी बात, कुछ रेमेडीज वगैरह चाहिए, उसके बारे में कुछ चीजें हो रही है नहीं। तीसरी बात है कि पॉलिसी वगैरह बन रही है महिलाओं के लिए, वो रिकमेंड करती है। कौन रिकमेंड करती है? ये NWC किसको करती है? गवर्नमेंट को, ताकि उनकी पॉलिसी बने फाइनल तो वो महिला के फेवर में। ये इतना मैंने आपको समझाया, लेकिन इसमें से आपकी 3 से 4 लाइन नहीं आनी है दोस्तों। अगर 3 से 4 लाइन से अगर ज़्यादा कर दोगे तो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इंट्रोडक्शन क्या और बॉडी पार्ट क्या है, राइट। नाउ कमिंग द पॉइंट, देखिए अब अपने को ये बोलना है, अब डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि भाई नेशनल कमीशन ने कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा। हाँ, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आराम से बोलते हैं ना कि ठीक है, किसी को आप तुम चमका रहे हो, लेकिन इतना मत चमका को शुरू में डर जाए, लेकिन धीरे धीरे आराम से थोड़े मीठे मीठे शब्दों के साथ अच्छे से इनका क्रिटिसाइज भी करो और बताओ कि भाई कुछ काम किया। सो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब जब से अपना NCW बना है, तब से एक बहुत अच्छी स्पेस इन्हें ऑक्यूपाई की है, और जो वीमेन के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में लगातार हमेशा काम करती आ रही है। सो वी कैन से दैट द नेशनल कमीशन for the women has been working towards the protecting the vulnerable section of the society, that is women. women की समस्या है vulnerable section में आती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा काम करती आ रही है since its inception, जब से ये बनी है तब से, राइट। क्या मसला है? इस तरह से आप कुछ लिख सकते हो। और अब यही बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारी एक्ट वगैरह है, उनको प्रपोज भी किया उन्होंने, राइट है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि 1952 जो अपन ने वीमेन के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में, आपको याद हो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह होता है ना, क्या एक्ट वगैरह होता है? एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट होता है, फिर एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 है। तो ये हिंदू मैरिज जो एक्ट होता है ना, इससे संबंधित भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला, इसमें अमेंड करवाने के लिए जो कुछ पॉइंट्स वगैरह था उसको ऐड करवाने के लिए, इनके फेवर में, महिला के फेवर में ऐड करवाने के लिए ही जो NCW है उन्होंने ही रिकमेंड किया था। इसके साथ साथ बोल सकते हैं डाउरी प्रोहिबिशन की अपन बात करें, डाउरी की अपन बात करें तो डाउरी के बारे में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ही बोला था कि भाई डाउरी वाउरी वगैरह ये चीज़ नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, राइट। सो ये एक्ट फिर इसके बाद में पास हुआ। तो ये क्या है? ये सारे पॉजिटिव वर्क बता रहे हैं। किसके बता रहे हैं पॉजिटिव वर्क? भाई साहब नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राइट। सिमिलरली एक और एक्ट और एक और बिल पास किया गया था, उसको बोलते हैं वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है, भाई साहब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है, ठीक है, महिला वगैरह के साथ मारपीट करते हैं, इन लॉज वगैरह है, फिर हस्बैंड वगैरह। सो उनके लिए भी एक लॉ वगैरह बनाया गया था, जो कि फिर बना था, क्या बना था? वो बना था वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था 2005 में, डोमेस्टिक एक्ट 2005 में, राइट। सो 2006 में बना था, मतलब फाइनली वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये सारे पॉइंट किसके हैं? ये सारे पॉइंट अपन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, किसके? नेशनल ह्यूमन राइट पर कमीशन।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि भाई साहब विमेन के लिए जो अपना कमीशन है उसने काम किया है, राइट। यू कांट से कि भाई कुछ काम नहीं किया है, राइट। ये एग्जाम्पल है कैसे किया, तो ये एग्जाम्पल है जो मैं बोल रहा था ना कि सब्सटेंशिएट करो अपनी बात को इस तरह से रखो कि सामने वाला मानने को मजबूर हो जाए। सो डेफिनेटली ही विल थिंक हाँ राइट यू आर सेइंग राइट, गुड गुड बॉय गुड बॉय, ऐसा बोलेंगे आपको। खैर बोलेंगे ना से मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, हमारे साथ नहीं कॉपी वॉपी चेक कर रहे हैं, आपका नंबर आया चलो भाई फ़ोन लगाओ इनको अच्छे नंबर लिखते हैं। खैर जस्ट किडिंग। सो ये पॉइंट आप लिख सकते हो और बता सकते हो आप, राइट है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं कि भाई साहब बहुत सारी स्ट्रेटजी है वो विमेन से रिलेटेड, उनको एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी वगैरह उनका उन्होंने अडॉप्ट किया है, राइट। और जस्टिस दिलवाने के लिए उन्होंने एक पारिवारिक महिला आयोग की बात करते हैं, एक पारिवारिक महिला अदालत अदालत वगैरह आपको पता है ना, कोर्ट वगैरह अदालत वगैरह है, उनका उन्होंने बात कही गई है, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री की भाई विमेन से संबंधित कोई भी केस हो तो यहाँ की जगह जाना चाहिए ताकि चीज़ें फटाफट रिजॉल्व हो जाए, राइट है। ये इसका भी डिटेल में अपन नहीं पढ़े हैं, डिटेल में क्या है कैसे सब जब भी टॉपिक आएगा जब हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ विमेन से रिलेटेड जो कैंपेन वगैरह होते हैं वो हमेशा करवाती रहती है। आपको पता हो तो कोई भी अच्छा डे आया है या फिर कोई भी चीज़ आई विमेन से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है कि बच्चों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को भेजो स्कूल, ये सारी चीज़ जो भी एजेंडा वगैरह सारी चीज़ होती है ये अपना नेशनल कमीशन विमेन है वो इनको प्रमोट करती है। मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो कि भाई अवेयरनेस फैलाने का काम भी ये कमीशन करता है। इट्स गुड, अवेयरनेस तो होना चाहिए भाई। यदि आपको अवेयर नहीं है कि भाई एक ये डोमेस्टिक एक्ट भी है, एक ये हिंदू वाला एक्ट भी है, डाउरी वाला भी एक्ट है, यदि आपको पता ही नहीं है और आपके साथ कुछ बदतमीजी हो रही तो आप क्या करो, कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको पता है तो सामने वाले व्यक्ति के पाँव के नीचे से जमीन हिल सकती है यदि आप अच्छे से अपनी बात रखते हो। खैर ये सारे पॉजिटिव पॉइंट की अपन बात कर रहे थे, ठीक है ना। और अपन देखिए दोस्तों, लेकिन अब देखिए अब नेगेटिव की अपन बात करें। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट दिए, अब ये कम से कम 5 या 6 लाइन में जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जितने मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। एकदम कॉमा लगा लगा अपनी बात को करना, ठीक है। तो 5-6 लाइन में जाएगा, 2-3 लाइन ऊपर लिख दी तो 8-10 लाइन हो गई या फिर ये समझ लिया। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट की अपन बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट से अपन क्या बात करते हैं, तो देखिए भाई साहब कि in the contrast or instead of above mentioned work done by the National Commission for Human Rights है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे काम है कंट्रास्ट मतलब इसका अपोजिट, नेशनल कमीशन हैज फेल्ड समवेयर, कहीं फेल्ड हो गया, कहाँ पे। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि हाथरस वाला केस में, ठीक है। अपन हैदराबाद वाली बात करते हैं, मध्य प्रदेश वाली बात करते हैं, ठीक है, तमिलनाडु वाली बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में आई कैन गिव नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। एक दिल्ली वाला केस हुआ था 16 दिसंबर 2012 वाला, निर्भया वाला केस है, ठीक है। ये सारे केसेस है, ये एक कहीं ना कहीं जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन है जो इसकी एक वीकनेस को दर्शाता है कि भाई साहब इतना खतरनाक स्टेचुटरी, इतना एक्ट वगैरह सारी चीज़ होने के बावजूद भी, इतनी चीज़ें इनके पास होने के रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये सारी हाथरस वाले केस, हैदराबाद वाले केस और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पर ये केसेस होते हैं, उनको कर्टेल करने में सक्षम नहीं है। दिस कमीशन इज नॉट एबल टू एड्रेस द सिचुएशन लाइक हाथरस और ये इस तरह से आप देख सकते हो। ये क्या बता रहे हो आप, ये नेगेटिव आस्पेक्ट है, राइट। गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको दिमाग से काम लेना है। अब अपन ने अच्छी बात कर दी, इसके बाद में कुछ 2-3 बात बता दी। और अपन ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये सारी चीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ हो रही तो क्यों हो रही है, ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको बोला था ना। अब देखो इससे एक वर्ड यूज़ किया अपन ने, ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है इस चैप्टर में पूरा का पूरा अपन ने पढ़ा। आप यहाँ पे एक आधी लाइन और अपन ऐड कर सकते हो कि किस तरह से होता है। आप यहाँ पे जो मैंने वर्ड बताया था वैसे आप अरे याद कीजिए कौन सा बनाया था, डबल लोड वर्क, डबल बर्डन वाला बताया था आपको, केयर गिविंग वाला बताया था आपको, आइडेंटिटी वाला बताया था। ये वर्ड यूज़ किए ना भाई साहब। एनसीईआरटी किस लिए पढ़ी, इसका कोई अच्छा थोड़ी ना डालना आपने को, अरे यूज़ करना भाई साहब, पढ़ ही रहे हैं इसलिए भाई। ये वर्ड आपने यहाँ पे डालिए कि ये सारी चीज़ होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस आधार पर होता है। 3-4 शब्दों में आप 1-2 लाइन लिख दिया भाई साहब, 10-12-15 लाइन आपकी तैयार हो गई है, आपका क्वेश्चन एकदम तैयार हो गया। लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब देखिए आप गिव दी सजेशन, कुछ ऐसे करके बोला था ना, गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए सपोर्ट भी आप दे रहे हो, मतलब पॉजिटिव हो, सपोर्ट देना मतलब सब्सटेंशिएट करना कि आपकी बात को सही में बोलना कि हाँ भाई साहब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है और ये एग्जाम्पल से। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ होती है, ये जो मैंने केस बताया कि भाई साहब अच्छा तो काम कर रही है लेकिन जो हमारा कमीशन है
जो केसेस होते हैं महिला संबंधित उनसे निपटने में असमक्ष है। तो क्यों समक्ष है भाई? तो उसके रीजन देना है आपको, रीजंस देना है, ठीक है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं भाई साहब? देखिए भाई साहब, बोल सकते हो पहला तो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कंपोजिशन की बात करते हैं अपन और स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको पता ना कंपोजिशन और स्ट्रक्चर मतलब उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर उसके हायरार्की कौन है, उनके पास कौन कौन सी विंग है, रिसर्च विंग है, विंग वो विंग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की विंग्स होती है। अभी विंग्स क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आप ये समझिए कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? देखिए पहली बात तो ये कि भाई साहब जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन है, एनडब्ल्यूसी है, एनसीडब्ल्यू है, वो जो भी रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को वो बाइंडिंग नहीं होती है। बाइंडिंग का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? बाइंडिंग का मतलब ये कि भाई साहब गवर्नमेंट इसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, राइट। सो एक तो ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के द्वारा की बहुत पॉलिसी बनाई कि भाई महिला के लिए ये पॉलिसी होना चाहिए और ये सारी चीज़ होना चाहिए कि भाई हर एक बस स्टॉप पे महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट से वॉशरूम होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ होना चाहिए। गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो मानेगी, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा तो नहीं मानेगी। तो इसलिए बोलते कि बाइंडिंग नहीं है। दैट इज द फर्स्ट इशू विद द ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन के साथ। दूसरी बात ये कि भाई साहब ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी एक स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस नहीं है भाई साहब, ऑटोनॉमी नहीं है। क्या नहीं है भाई साहब? ऑटोनॉमी नहीं है। मतलब क्या है कि भाई साहब जो इसके अपॉइंटमेंट वगैरह होती है और इसके जो मेंबर्स वगैरह होती है उसमें ऑटोनॉमी नहीं है। मतलब ये खुद अपना कंपोजिशन नहीं करती, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे आपको पता है कुछ पॉलिटिक्स है, जैसे आप बता रही थी, कौन बता रही थी, अमृता बता रही थी ना कि पॉलिटिक्स हो सकती है यहाँ पे, अपने लोगों को यहाँ की जगह कुछ इलेक्शन में कोई अच्छा फायदा किया, उन लोगों को यहाँ पे बिठा दिया, चाहे भले उनको वीमेन के बारे में कुछ नहीं पता है कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह है, किस तरह से उनके डिस्क्रिमिनेट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है सही भाई साहब। सो 2-3 प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरी आप बता सकते हो कि भाई साहब फंड की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई साहब देखिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है तो फंड वगैरह कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा, ठीक है। अब फंड नहीं है, पैसा नहीं है, बताओ आप तो कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, बताओ आप क्या काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फंड के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो? फंड के लिए भाई साहब आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हो। लेट्स से कि गवर्नमेंट आपकी फेवर की, या फिर मतलब गवर्नमेंट ऐसी कोई आई जो कि महिलाओं के लिए काम करने के इच्छुक है, द गवर्नमेंट इज विलिंग टू वर्क इन फेवर ऑफ द वीमेन, तो आपका फंड वगैरह अच्छे से रिलीज हो जाएगा। लेकिन मनी ऐसी कोई एक्स पार्टी आई जो वीमेन के फेवर में काम नहीं करने वाली है, तो पैसे नहीं आएगा, पैसे नहीं आएगा तो काम नहीं आएगा। आपके पास सारी चीज़ें लेकिन पैसे नहीं, तो काम कैसे करोगे? सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स हैं। सो अब क्या करते हैं कि भाई साहब इसलिए देयर इज अ नीड टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो इसलिए ये सारी पॉलिटिकल झंझट जो अपन बात कर रहे थे ना, इंटरफेयर होता पॉलिटिक्स, इससे बचाना है किसको? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को, सो दैट ये एक इंडिपेंडेंटली काम कर सके, महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सके ठीक से, राइट। एंड इट इज आल्सो बी गिवन दैट वाइडर पावर टू इन्फोर्स इट्स रिकमेंडेशन। और हमको ये पावर भी देना चाहिए कि भाई जो रिकमेंड की गई ना, रिकमेंड की गई बाय द एनडब्ल्यूसी के द्वारा, जो भी चीजें रिकमेंड की गई है उसको इन्फोर्स करने की और इन्फोर्स करवाने की पावर भी इसी के पास होना चाहिए, राइट। क्योंकि भाई साहब ये कमीशन है वीमेन के लिए काम कर रहा है, तो उनको पता है ना क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, महिला क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, ये सारी चीज। लेकिन ये पावर कौन है? दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। और ये भी होना चाहिए कि भाई कोई विक्टिम हो गया है, वीमेन कोई विक्टिम हो गया, लेट्स से ये वाला केस हुए हैं जितना मैंने आपको बताया हैदराबाद और हाथरस वाला वगैरह, तो इसमें जो वुमेन वगैरह है उसको डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके साथ वायलेंस हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो भाई वो विक्टिम हो गई है, भाई उसको तुरंत इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द मनी और वट एवर प्रोटेक्शन, और जो भी है उसकी उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, या फिर उसको कुछ पैसे वैसे जो भी है, मतलब पैसे जहाँ चले गए उसके बाद तो क्या ही पैसे, लेकिन उसकी जो फैमिली वगैरह है और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है जो कि मतलब बहुत घिनौनी हरकत नहीं हुई है, तो भाई उसमें तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन, मनी और प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पीपल। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो विक्टिम रहता है उसी को मारने की धमकी देते हैं कि भाई तुम आके बाहर आके कुछ बयान वयान मत देना, कुछ कोर्ट में मत जाना, FIR मत करना। तो ये चीज़ अपन इंश्योर नहीं कर सकते हैं, तब तक ये चीज़ होती रहती है। तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई अगर ये चीज़, पहली बात तो घटित होना ही नहीं चाहिए, अगर हो गई ऐसी चीज़ तो उसको तुरंत इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ तभी आ सकती है जब ऑटोनॉमी हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, राइट। सो इसको आप 2-3 लाइन में लिख सकते हो पॉइंट्स को, ये आपका कंक्लूजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और भी अपने साइड से अच्छे अच्छे पॉइंट ऐड कर सकते हो, मैंने एक मॉडल आंसर टाइप का दिया है,
बाकी आपका दिमाग और चलता है तो भी अच्छे से पहुँच लिख सकते हो। लेकिन आई थिंक दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट? एनीवे, किसी को कोई डाउट कुछ हो तो प्लीज़ अपन डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास एंड करते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। ओके, सो एंड करें क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।